नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया खतरे के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है और सब इस बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कहना क्या है एक ऐसी चौधराहट या एक ऐसी जिद को रोकने के लिए जो सचमुच वैश्विक शांति के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे उस विवाद के बाद उस स्थिति पर जहां रूस यूक्रेन की बुरी तरह धुलाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, धुनाई कर रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या रूस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल है कि दुनिया के दो प्रमुख शक्तियों में एक रूस आज इस स्थिति में क्यों आ गया कि उसे यूक्रेन के सामने इस तरह की चुनौती पेश करनी पड़ी जैसे कभी अमेरिका ने इराक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया था। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उस नेचुरल गैस पर कब्जा किसका होगा जिस पर दावा रूस कर रहा है। यूक्रेन उस पर कुछ नहीं बोल रहा है और यूरोप के देश उस नेचुरल गैस अर्थात प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं। जी हां, यही नेचुरल गैस और तेल पर कब्जा करने का ये जो बड़ा खेल हुआ है, इस खेल में आज यूक्रेन बुरी तरह पीटा जा रहा है। पूरे 10 से 12 घंटे बीतने के बाद जब तमाम तरह से विश्लेषण इसके किए जा रहे हैं कि इस स्थिति का क्या होगा। कोई कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति है, कोई ये कह रहा है कि अब नाटो के देश रूस पर हमला करेंगे और कोई भारत और रूस के संबंधों की चर्चा कर रहा है कि रूस को नियंत्रित करने के लिए, समझाने के लिए यूक्रेन के दूतावास ने भारत से संपर्क साधा है और राजनयिक मिशन के तहत भारत से अनुरोध किया है। चूंकि रूस और भारत दोस्त हैं, इसलिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए और रूस को नियंत्रित करना चाहिए। और इस पूरे खेल में अमेरिका भी उस चौधराहट के प्रतीक के रूप में बड़े बड़े बयान दे रहा है, लेकिन मजबूर सा दिख रहा है, जबकि रूस न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है बल्कि आक्रामकता की उस पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राजधानी कीव सहित उन तमाम यूक्रेन के शहरों पर इस समय रूस न सिर्फ जमीनी कार्रवाई कर रहा है बल्कि आसमान पर भी यूक्रेन के कमर तोड़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का यह संघर्ष, और अब आप इसे रूस का शक्ति प्रदर्शन नहीं मान सकते बल्कि रूस एक सुनियोजित तरीके से यूक्रेन पर हमला करके उसे पूरी तरह से परास्त कर देना चाहता है, उसकी कमर तोड़ देना चाहता है। बड़ा सवाल है कि जब नाटो से यह आहट मिल रही हो, यह धमकी मिल रही हो कि रूस को देख लिया जाएगा, तब उस स्थिति में रूस तमाम राजनयिक मिशन और राजनयिक प्रयासों को धता बताकर सिर्फ और सिर्फ कीव सहित यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमला कर रहा है। आखिर में क्यों? हमें यह जानना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, यह पूरा खेल तेल और नेचुरल गैस के उन भंडारों पर कब्जा करने का है जो खेल अमेरिका खेल रहा था, यूरोप के वो तमाम देश खेल रहे थे जो आज यूक्रेन के साथ तो खड़े हुए हैं, लेकिन जब यूक्रेन की पिटाई हो रही है तब सब सिर्फ इस बात में मग्न हैं, मशगूल हैं इस चर्चा में कि रूस को देख लिया जाएगा। सवाल यह है कि रूस को देखने की बात तो फ्रांस और जर्मनी भी कर रहे हैं, और अगर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सहित और जिसमें तुर्की भी शामिल हो जाए तो उस स्थिति में क्या वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा नहीं हो जाएगा? लेकिन सचमुच में यह स्थिति शायद ही आ पाए, क्योंकि रूस जिस आक्रामक तरीके से फिलहाल यूक्रेन पर हमलावर है, ऐसा नहीं लगता कि यूक्रेन की कमर को तोड़ने के लिए 72 घंटे से अधिक समय लगेंगे। अगर आप इन सारे मुद्दों को देखें तो रूस इतनी त्वरित कार्रवाई कर ही इसीलिए रहा है कि यूक्रेन की उस जुंटा प्रशासन को पूरी तरह से खत्म कर दे जो फिलहाल यूरोप और अमेरिका के हाथों में खेलते रहने के कारण वो तमाम राजनयिक मिशन के तहत रूस के साथ वार्ता नहीं कर पाई, और शायद उसके इसी अहंकार ने आज कीव शहीद यूक्रेन के उन तमाम शहरों को बिल्कुल बमबारी का अड्डा बना दिया गया है।
और ये सब कुछ रूस कर रहा है। वो रूस जो राजनयिक मिशन के तहत किसी देश को चेतावनी देने में पूरा विश्वास रखता है। बड़ा सवाल है कि दो पड़ोसी राष्ट्र इस स्तर पर पहुंचे कैसे। इसलिए हमें इतिहास के उन पन्नों को जरूर देख लेना चाहिए जिसमें आज रूस और यूक्रेन एक दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। यूक्रेन दावा तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एक ऐसी लड़ाई जिसमें सामान्य तौर पर कोई साम्य है ही नहीं, कोई बराबरी है ही नहीं, फिर भी यूक्रेन अपनी तरफ से यह कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। इस बात का भी बार बार जिक्र अगर वहां के राष्ट्रपति के द्वारा, वहां के राजनयिक मिशन के और राजनयिक बड़े अधिकारियों की तरफ से की जा रही, तो सिर्फ और सिर्फ इस आशा में कि नाटो के देश और यूरोप के वो देश जो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को चुनौती देते रहे, वो साथ हो जाए। और इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से जो बात कही गई है वो अगर चेतावनी भर है, अगर रूस को नियंत्रित करने के लिए है तो ठीक, अन्यथा फिर एक बार ये बात यकीन मानिए वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सवाल यह है कि यूक्रेन को इस स्थिति में क्यों लाया रूस ने। आपको समझना चाहिए कि पूर्वी यूक्रेन के दो शहर हैं, उनको अगर आप मैप के जरिए देखें तो लोहांस्क और डोनेस्क। लोहांस्क और डोनेस्क ये जो दो शहर हैं, संप्रभु यूक्रेन के लिए जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ तो इसी यूक्रेन भाग से रूस के संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि डोनेस्क और लोहांस्क में सबसे ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं। हालांकि वो यूक्रेन के नागरिक हैं, लेकिन विचारधारा के साथ, अपने खान पान के साथ, अपने व्यवहार के साथ और सबसे ज्यादा इमोशनली वो अटैच्ड होते हैं रूस के साथ। और शायद इसी कारण से वो हमेशा यूक्रेन के सरकार और वहां की शासन व्यवस्था के खिलाफ रहे। और रूस इस बात के लिए यूक्रेन को बराबर मनाता रहा कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए कि वो विद्रोही न बने और रशियन मूल के लोगों को, रशियन मान्यताओं को मानने वाले लोगों के खिलाफ यूक्रेन की स्थानीय प्रशासन जो व्यवहार कर रही थी, इसके कारण से लोहांस्क और डोनेत्स्क शहर में जो भी लोग रशियन मूल के थे उनमें से ज्यादातर युवा विद्रोही बने। और जब वो विद्रोही बने तो उसको रूस की सीमावर्ती सेना ने पूरी तरीके से सहयोग देना शुरू किया। और इस सहयोग के पीछे सिर्फ एक कारण था, लोहांस्क और डोनेस्क शहर से गुजरता हुआ वो तेल और नेचुरल गैस पाइपलाइन की सारी वो जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर रूस कब्जा करना चाहता है, क्योंकि नेचुरल गैस पर वो अपना प्राकृतिक अधिकार चाहता है। वो मानता है कि वो नेचुरल एलाई है डोनेत्स्क और लोहांस्क शहर के लोगों का, और वो उसका पार्ट है, क्योंकि सामान्य रूप से इन दोनों शहरों के लोग रूस का पार्ट बनना चाहते हैं। और स्थानीय नागरिकों से मिले इस सहयोग के कारण आज रूस की सेना लोहांस्क और डोनेत्स्क शहर में लगभग कब्जा कर चुकी है। 2 लाख से अधिक सैनिक जिस तरीके से 3 तरफ से यूक्रेन को घेर रहे हैं, उसमें लोहांस्क और डोनेत्स्क शहर में स्थानीय नागरिकों का सहयोग मिल रहा है। और जबकि यूरोप के देश, नाटो के देश और अमेरिका इसे यूक्रेन की संप्रभुता के सामने रूस के द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती के रूप में देखते हैं। ये यूरोपीय देश जिस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मामला बड़ा पेचीदा है, जिसे शायद इतिहास के इन तथ्यों को समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि रूस तमाम चेतावनियों को धता बता करके यूक्रेन पर इतनी आक्रामक कार्रवाई क्यों कर रहा है। आक्रामक सैन्य कार्रवाई के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि लोहांस्क और डोनेत्स्क शहर में पूरी तरीके से रूसी सेना को स्थानीय लोगों का सहयोग और साथ मिल रहा है, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो रूस के खान पान, संस्कृति और खून का रिश्ता मानते हैं। इसलिए इन 2 शहरों के लोग पूरी तरीके से यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन नाटो के बल पर, जबकि वो नाटो का सदस्य नहीं है, हालांकि नाटो में शामिल होने की तमाम कवायदे
यूक्रेन करता रहा ताकि रूस को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन नाटो का सदस्य अभी भी नहीं बनाया जा सका है, जबकि एक नेचुरल एलाई की तरह ट्रीट कर रहा है अमेरिका और यूरोप के वो देश जो उस शहर में जो यूक्रेन का पार्ट है और जिसको रूस अपना भाग मानता है, क्रीमिया की तरह। हम आपको बता दें कि क्रीमिया भी यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन उसे रूस ने अपने में मिला लिया था। लेकिन 2014 से लोहांस्क और डोनेत्स्क शहर में को लेकर के जिस तरीके से रस्साकसी और कशमकश की स्थिति बनी हुई थी, उसका परिणाम आज फरवरी के इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब रूस पूरी तरीके से यूक्रेन पर हमला कर चुका है और हमले की स्थिति में आकाश अर्थात नभ और थल स्थल पर पूरी तरीके से यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने की ओर अग्रसर हुआ है और राजधानी कीव में भी रूसी सेना घुस चुकी है। हम इतिहास के इन तथ्यों का जिक्र करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर में जब लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ रूस चेतावनी दे रहा है या शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तब वास्तव में रूस ने सुनियोजित तरीके से यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और हमले की वो तमाम तस्वीरें हम एवी स्टार न्यूज के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये हमला किया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से यूक्रेन के उन शहरों में मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है और धुएं का और धूल का गुबार आप देख सकते हैं कि भारी हथियारों का प्रयोग किया गया है, मिसाइल्स का प्रयोग किया गया है। पहली और दूसरी तस्वीरों में उनके प्रमुख शहरों पर जो बमबारी की गई है, सघन बमबारी इसे ही कहते हैं, और उस बमबारी के बाद धुएं का गुबार, धूल धूसरित और ये शहर के वो पार्ट्स जो कभी जगमग हुआ करते थे, रोशन हुआ करते थे, वहां की स्थिति देखिए। और तस्वीर 3 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क में गड्ढा बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ियां सुनसान रोड्स हैं, लोग भागते भी नजर आ रहे हैं और हर एक जगह गाड़ियों का काफिला जाम की स्थिति बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। चौथी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कीव सहित उन तमाम शहरों के आसमान में सीधे सीधे रशियन फाइटर जेट्स जो है वो पक्षियों की तरह मंडरा रहे हैं। और तस्वीर 5 इस बात की तस्दीक है कि पैराशूटर्स जो फाइटर्स हैं रूस के, वो उतार दिए गए हैं यूक्रेन के जमीन पर। और ये वही क्षेत्र है लोहांस्क और डोनेत्स्क, और इसके साथ साथ ही कीव, खार्कोव और उन तमाम शहरों पर भारी बमबारी की जा रही है। हमने आपसे पहले भी कहा जब हमने इस बात की शुरुआत की कि वास्तव में रूस इस तरीके से हमलावर कैसे है, जबकि नाटो और अमेरिका की तरफ से उसको धमकी दी जा रही है। इन तमाम धमकियों को धता बता करके वो इतनी सघन कार्रवाई क्यों कर रहा है, हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि जब तक राजनयिक मिशन के तहत अमेरिका अपने नेतृत्व में इन तमाम देशों को इकट्ठा करके रूस के साथ एक माहौल बनाए, रूस के खिलाफ एक माहौल बनाए और रूस पर भारी रोक लगाने के लिए और उन तमाम निर्योग्यताओं को उन पर लागू करने के लिए अगर वो आगे प्रेरित करे यूक्रेन को, तब उस स्थिति में रूस को अलग थलग करने के लिए और जो भी रास्ते अपनाए जाएं उसमें वो आगे आएगा। ये अमेरिका अभी सिर्फ ये कह रहा है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम क्या होगा, इसके पहले रूस कम से कम यूक्रेन की पूरी सैन्य ताकत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है ताकि वार्ता के मेज पर लाया जा सके। वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और स्थानीय प्रशासन को इतना लचर कर दिया जाए कि विद्रोही गुट पूरी तरीके से आजादी की घोषणा कर दें और वो शहर रूस के सहयोगी बन जाएं या रूस में मिलने की मांग कर सकें। और शायद इसीलिए इतनी सघन आक्रामक कार्रवाई या बमबारी रूस की तरफ से की जा रही है।
अगले 72 घंटे बहुत ही मुश्किलें भरे हो सकते हैं पूरे यूक्रेन के उन तमाम शहरों के लिए जिसमें मिसाइल अटैक भी किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जो खबर आ रही है। और राजधानी कीव में भी, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की सेना एंट्री कर चुकी है, यह भी अब खबर आने लगी है। तमाम तरह से जो खबरें आ रही हैं उससे इतना साफ है कि रूस आक्रामक कार्रवाई न सिर्फ करेगा बल्कि सैनिक ताकत जो भी यूक्रेन की रही सही है उसको खत्म करेगा। और जब अमेरिका और नाटो के तमाम देश और यूरोप के वो देश लामबंद होकर के रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे और उस पर यह कि वो तानाशाही या हिटलरशाही का रवैया अख्तियार कर रहा है ये आरोप लगाएंगे, तब तक रूस लोहांस्क और डोनेट्स्क शहर के लोगों को इतना उभार करके सामने ला चुका होगा कि वो सीधे सीधे यूक्रेन से आजादी की मांग करेंगे। और शायद इस बात को अमेरिका और यूरोप के वो तमाम देश समझ रहे हैं। इसलिए यूरोप के वो देश तो अपनी तरफ से अपने हितों की बात कर रहे हैं, अपने स्वार्थों की बात कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के नागरिक पूरी तरीके से 2-3 पक्षों के अपने अपने स्वार्थ के खेल में फंसकर आज सिर्फ और सिर्फ बमबारी देख रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं और नागरिक और सैनिक मारे जा रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे कितने खतरनाक होंगे और वैश्विक शांति के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती पेश होगी, इसे हम आप भी देखते रह रहे हैं और देखने को मजबूर तो नहीं है लेकिन कुछ बेबसी है। क्योंकि अगर भारत के साथ संबंधों की चर्चा की जाए तो रूस भारत का नेचुरल एलाई है पिछले 5 दशकों से अधिक समय तक, और जिस हथियारों का मुजाहरा या शक्ति प्रदर्शन रूस कर रहा है उन हथियारों का उत्पादक या साथ में डेवलपमेंट करने का जो श्रेय है उसमें भारत और रूस की दोस्ती कितनी नजदीकियों वाली है रणनीतिक रूप से वर्तमान संदर्भों में अगर देखा जाए तो उस स्थिति में भी रूस और भारत एक दूसरे को दूर नहीं कर सकते। और शायद भारत के जवाब पर कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए, ये रूस को बहुत अच्छी लगी है और रूस की तरफ से राजनयिक प्रतिक्रिया दी गई है कि भारत की तरफ से जो भी अभी तक प्रतिक्रिया दी गई है वो रूस उससे कम संतुष्ट है। और रूस और भारत किसी भी हद तक अगर रूस जाता है तो भारत उसको राजनयिक मिशन के तहत सिर्फ समझाने का काम करेगा, लेकिन और किसी तरीके के प्रतिबंधों का जो खेल अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अभी वो एंट्री नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि 2 या 3 परमाणु संपन्न राष्ट्र अगर इस तरीके से सामने आएंगे और उनके ईगो या अहंकार को इतनी बड़ी चुनौती मिलेगी तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। और वास्तव में वही तीसरे विश्व युद्ध की वास्तविक स्थिति होगी और उस स्थिति से बचने के लिए रूस को फ्रांस और जर्मनी फिलहाल एक स्पष्ट संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस को समझना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से एक टर्निंग पॉइंट है यूक्रेन पर हमला। लेकिन जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका यदि एक नेचुरल एलाई बनने के साथ अगर नाटो को प्रभावी कर चुके, और 72 घंटे, मैं बार बार 72 घंटे का जिक्र कर रहा हूं, अगर यह युद्ध 72 घंटे से ज्यादा बढ़ा तो यकीन मानिए वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा हो जाएगा। हम इस बात का जिक्र बार बार तो नहीं करेंगे कि यह तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुर्की के शामिल होते ही गल्फ के कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर एशिया उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि चीन और भारत बहुत ही समझदारीपूर्ण निर्णय लेते हुए राजनयिक बयान दे रहे हैं और किन्हीं भी स्थितियों में वो किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहते। हालांकि चीन कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जो तंज है अमेरिका पर, क्योंकि दोनों देश अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से इस तरह से एक बड़े ट्रेड वॉर जोन में खड़े हुए हैं और चीन वैश्विक ताकत बनना चाहता है। लेकिन रूस एक आर्थिक शक्ति तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सैनिक ताकत में अगर वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर के इस लड़ाई को उस स्थिति में पहुंचा देगा और रूस
के साथ जर्मनी और फ्रांस सीधे सीधे एक मुहाने पर आकर के आमने सामने खड़े हो जाएंगे और जो वॉर की स्थिति है वो बन जाएगी, तब अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अमेरिका के इन्वॉल्व होते ही नाटो सक्रिय हो जाएगा और उस स्थिति में जो भी तस्वीर बनेगी, वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए भयानक होगी। हम अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। अभी आपने इन 6 तस्वीरों के जरिए यूक्रेन के शहरों की तबाही देख रहे हैं, जो लगभग 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद है। और ये कुछ और चंद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग कितने बुरी तरीके से वहां डरे हुए हैं। आप दूसरी तस्वीर और ये पहली तस्वीर में आप ये हमले की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो बमबारी की जा रही है शहरों में, जबकि कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, जबकि निशाना बनाया जा रहा है। और तस्वीर 2 में आप देखिए किस तरीके से भारतीय छात्र जो यूक्रेन में, हम आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारत के छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के तमाम शहर जैसे खार्कोव, कीव और लुहांस्क, डोनेत्स्क और इसके साथ साथ एक समुद्र तटीय क्षेत्र है ओडेसा, वहां पर जाते हैं। वो सब भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एक सघन कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई को देखते हुए ये सभी बुरी तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि वो महफूज रहेंगे, शायद इस बात की चिंता उन्हें है और इसलिए वो जल्द से जल्द स्वदेश वापसी चाहते हैं। लेकिन हमने आपको बार बार ये बताने की कोशिश की है कि एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया है रूस ने यूक्रेन के। ऐसे में एयर ट्रैफिक प्रणाली भी प्रभावित होती है, तो एयर इंडिया का कोई भी विमान वहां पर आसानी से नहीं पहुंच सकता और अगर पहुंचेगा तो उसके सुरक्षा पर बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए एयर इंडिया के एक विमान को वापस लौटना पड़ा। एयरलिफ्ट कराने की कोशिशें भारत की तरफ से की जाएंगी और सचमुच में सबसे बड़ी चिंता भारत की यही है कि 18,000 से अधिक भारतीयों को किस तरीके से यूक्रेन से वापसी कराई जाए। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों कम से कम इस बात के लिए भारत को गारंटी देना चाहेंगे कि उनके लोगों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जब 2 देश युद्धरत हों तो इस बात की गारंटी न तो कोई सरकार ले सकती है और न कोई स्थानीय प्रशासन। इसलिए तस्वीर 2 में आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो भारतीय लोगों की चिंता को ही देखने की कोशिश करिए। और शायद आप में से जिस भी परिवार के ये सदस्य यूक्रेन में हैं, उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं। हम उनके स्वस्थ और कुशल रहने की कामना कर सकते हैं ईश्वर से, और साथ ही साथ भारत सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक रास्ते एयर रूट के बारे में वो सोचें और इसके लिए एक राजनयिक मिशन के तहत भारतीयों के सकुशल स्वदेश वापसी को सुनिश्चित करें। शायद हम भारतीयों की ये कामना वैश्विक शांति के साथ साथ अपने लोगों के सकुशल स्वदेश वापसी की है। तस्वीर 3 आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों के साथ साथ वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जिन पर हमला करके यूक्रेन को पूरी तरीके से कमजोर बनाया जा सकता है, इसलिए वहां पर भी हमला किया गया। इसीलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पूरी तरीके से हमला करने का प्लान सुनियोजित था और रूस ने बाकायदा यह तय कर लिया था कि अगर राजनयिक मिशन असफल होगा, जो कि असफल हुआ भी, तब यूक्रेन पर हमला किया जाएगा। और शायद इसीलिए दिन और तारीख तक पुतिन प्रशासन ने नियत कर लिया था, निश्चित कर लिया था और उसी समय पर ये हमले किए गए। तस्वीर 4 में आप देख सकते हैं शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और धुएं का गुबार उठते हुए सघन बमबारी का ये बेहतर उदाहरण कहा जा सकता है। और तस्वीर 5 पर में आप देख सकते हैं कि एक मेट्रो रेलवे स्टेशन के शेल्टर लिए हुए यूक्रेनियन नागरिक हैं। बहुत ही डर और भय का वातावरण होता है और यूक्रेन के शहरों पर रशियन फाइटर जेट्स को आप उड़ते हुए देख सकते हैं तस्वीर 6 में। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको यूक्रेन पर रूस की तरफ से की गई भयंकर हवाई कार्रवाई की वो सारी स्थितियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि रूस यूक्रेन को बुरी तरीके से परास्त करके
डोनेट्स्क और लुहांस्क में अपने लोगों को, जो जिनको कि यूक्रेन विद्रोही मानता है, उनको सहयोग और समर्थन देना चाहता है और लगभग आप कह सकते हैं उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करा सकता है। रूस के अहंग की यही लड़ाई है और इस लड़ाई में जब वो राजनयिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि लुहांस्क और डोनेट्स्क शहर में जो भी हैं वो रशियन हैं और रूस के साथ उनका भावनात्मक संबंध है, और साथ ही साथ नेचुरल गैस के उस रिसोर्स पर जिस पर यूरोपीय देशों सहित अमेरिका की नजरें लगी हुई हैं, उस पर रूस कब्जा नहीं करने देगा और वो क्षेत्र रूस का है और उस पर रूस प्रकारांतर से अपना कब्जा करेगा और उस नेचुरल गैस का इस्तेमाल अपने और देश के लिए और यूक्रेन के लिए भी करेगा, जो एक नेचुरल एलाई के तौर पर कर सकता है। लेकिन इसके लिए यूक्रेन को रूस की शर्तें माननी पड़ेंगी, जबकि यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो तीन तरफ से यूरोप में घुसा हुआ है और यूरोप के कई देश उसको अभी तक तो समर्थन देते रहे। जब आक्रमण की स्थिति आई तो सभी देश अभी सिर्फ अमेरिका और नाटो से बहुत कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिका जानता है कि अगर उसको सामने आना पड़ेगा तो स्थिति ज्यादा खतरनाक होगी और वो स्थिति वैश्विक शांति के लिए, मैं एक बार फिर इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। और शायद इसको रोकने के लिए भारत को तेजी से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व शांति के समक्ष उत्पन्न हुआ ये खतरा भारत जैसे तमाम देशों के उस सार्थक राजनयिक मिशन का प्रमाण हो सकता है जिसमें रूस की आक्रामकता पर रोक लगाई जाए, युद्ध को रोकने की कोशिश की जाए और अमेरिका सहित वो तमाम देश जो रूस के खिलाफ लामबंद होकर के पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद कुछ सैन्य कार्रवाई की बातें कर रहे हैं, वो स्थिति ना आए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो विश्व युद्ध 3 हो सकता है कि हम उसके मुहाने पर खड़े हो जाएं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी देशों के उन राजनयिकों को, उन प्रधानों को यह सद्बुद्धि दे कि इस स्थिति में दुनिया न जाए, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि जो देश इस समय ईगो के वॉर जोन में खड़े हुए हैं वो सभी परमाणु संपन्न हैं और एक गलती पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।